नमस्कार। द डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से आपको जो मेंस की सीरीज दी जा रही है उस मेंस सीरीज में 8वें टॉपिक पर हम लोग हैं। 8वां टॉपिक है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि अभी जो पिछला हमारा संसद का सत्र आयोजित हुआ उसमें इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो आज हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, संशोधन क्या हुए उसको समझेंगे, संशोधन क्यों हुए उसको समझेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे बिंदुओं पर हम नज़र डालेंगे। ये जो विषय है आपका वो यूपीएससी में प्रेशर ग्रुप नामक एक टॉपिक है उससे रिलेटेड है। बीपीएससी में डायरेक्टली ये सिलेबस में उल्लिखित नहीं है, लेकिन एक बार फुल क्वेश्चन इस पर आ चुका है, तो दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। पहले समझें कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी अभिदाय या विदेशी सहायता विनियमन अधिनियम ये क्या है। वस्तुतः प्रत्येक देश में विदेशी धन का प्रवाह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये विदेशी धन का प्रवाह कर्ज के रूप में होता है, ये विदेशी धन का प्रवाह निवेश के रूप में होता है, साथ साथ ये सहायता के रूप में भी होता है। सहायता के रूप में यानी कंट्रीब्यूशन के रूप में ये चंदे के तौर पर आता है या सरकार से सरकार के द्वारा ग्रांट के तौर पर आता है, कई तौर पर आता है। इसमें एक तरीका होता है कि चंदे के तौर पर विदेशी संस्थाओं से या विदेशी जनता से कुछ संस्थाएं जो अपना वसूली करती हैं वो भी विदेशी अभिदाय के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो वो है पैसा जो कि आपके देश की तरफ आ रहा है, तो विदेशी पैसे का देश की तरफ आना अच्छी बात होती है। दूसरी जगह से पूंजी आपके देश में आपके इकोनॉमी में आ रही है तो ये अच्छी बात है। दिक्कत कब होती है? जब ये पूंजी आपके देश के पॉलिटी को, आपके देश के समाज को, आपके देश की राजनीति को अपनी तरह से नचाना शुरू कर देती है। और ये आज की बात नहीं है, ये समय के साथ होता रहा है, सभी देशों में होता रहा है। तो हर देश ने अपने यहाँ ऐसे कानून रखे हैं कि जो विदेशी पैसा आता है वो विदेशी पैसा हमारे लिए, हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए या सोशल डिस्कोर्स के लिए वो नुकसानदेह न हो, ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाया गया था कि इसके जरिए विदेश का धन हमारे यहाँ के लोगों को बदले नहीं या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश न करें। हम जिस हिसाब से चलते हैं उस हिसाब से चलते रहें, ये इंपॉर्टेंट था। इसके लिए 1976 में पहली बार ये कानून हमारे यहाँ लागू किया गया था। इस कानून में 1976 के बाद 2010 में और फिर हाल में जो संशोधन हुआ है 2020 में, यही संशोधन हमारा मूल विषय है। तो इसके बैकग्राउंड को समझना है हमको, तब हम संशोधन को समझ पाएंगे। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया, इस एक्ट में ये जो चीज़ें हैं ये लागू होता है उन सभी समूहों पर, संघों पर और NGOs पर जो विदेशों से चंदा प्राप्त करते हैं, विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं, उन पर लागू होता है। ऐसे NGOs भी हमारे यहाँ हैं, ऐसे समूह भी हमारे यहाँ हैं जो लोकल फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो अगर वो लोकल फंड रेजिंग कर रहे हैं या गवर्नमेंट फंड रेजिंग कर रहे हैं, मतलब यहीं से पैसा वो ले रहे हैं और फिर यहीं खर्च कर रहे हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उस NGO पे लागू होगा जो NGO विदेश से कहीं से पैसा पा रहा है, उस पर लागू होगा। इसके तहत जो हमारा पुराना सिस्टम है उसको समझें कि ऐसे जो भी समूह हैं, संघ हैं, NGOs हैं, उनको ये कहा गया कि भाई आप FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। ये जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको वो 5 साल के लिए होगा, यानी 5 साल तक आप फंड रेजिंग विदेश से कर सकते हैं। 5 साल बाद भी आगे फंड रेजिंग करना चाहते हैं
तो फिर आपको सरकार के पास जाना होगा और फिर सरकार से रिक्वेस्ट करनी होगी, और तब सरकार आपके काम को देखते हुए, अगर आपका काम इम्पोर्टेंट है तो आपको फंड रेजिंग की अनुमति दे सकती है। यानी कि पुनः नवीनीकरण, रिन्यूएबल होता है, ये पंजीकरण मिलता है। ये किन पे लागू होता है? तो जो भी समूह, संघ या एनजीओ आप भारत में बनाते हैं और उसको सामाजिक कार्यों के लिए संचालित करते हैं, उसे सोसाइटी एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होना होता है, या फिर आरबीआई के प्रावधानों के तहत रजिस्टर होना होता है। उसके बाद ये दूसरा रजिस्ट्रेशन है जो आप विदेश से फंड रेजिंग के लिए करते हैं। पहले आप सोसाइटी एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करके कोई समूह संघ बनाएंगे, और उसके बाद से अगर आपको विदेशों से फंड रेजिंग करनी है तो आप एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करवा के और तब आप विदेश से फंड रेजिंग कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पुराना सिस्टम है वो ये कहता है कि न्यूज़पेपर्स को, एडिटर्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और पॉलिटिशियन को इंडिविजुअली विदेश से फंड रेजिंग करने की मनाही है। ये लोग फंड नहीं रेज कर सकते, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को एक निश्चित राह पर ले चलने वाले लोग होते हैं। और अगर ये विदेशों से पैसा प्राप्त करने लगे तो हो सकता है कि ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, या कम से कम सोशल डिस्कोर्स को चेंज जरूर कर देंगे। तो ये पुराना हमारा सिस्टम है जिसमें कि आपको एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना होता था, और रजिस्टर्ड हो करके कुछ लोगों पर बैन भी था कि आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते, भले ही आप एनजीओ चला रहे हो, लेकिन आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते। ये सिस्टम था हमारा। अब इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो 2020 में अभी जो हालिया संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है और उन संशोधनों का क्या असर पड़ने वाला है। पहली चीज तो ये की गई है 2020 में जो एफसीआरए में संशोधन हुआ उसमें कि आपको पूर्वानुमति लेनी है, चाहे आपको पंजीकरण कराना है या फिर आप अपना लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं, तो आपके जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी निदेशक हैं उन सब का आधार नंबर आपको सरकार को देना होगा। अब आप जानते हैं कि आधार नंबर एक ऐसी चीज है जो हम सबको निराधार कर देती है। आप आधार से लिंक्ड हो गए तो आपके खाते में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सरकार आसानी से मॉनिटर कर सकती है। तो आपको आधार नंबर देना होगा। अगर आपके पदाधिकारियों में कोई विदेशी नागरिक भी मौजूद है तो आपको सिर्फ आधार नंबर देने से काम नहीं चलेगा, आपको पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड, ओवरसीज इंडियन कार्ड जो होता है, तो ओसीआई कार्ड या पासपोर्ट की प्रति देनी होगी कि कितना आया ये भी जाने, और कब कब आप विदेशी दौरे कर रहे हैं, कब आप देशी दौरे में हैं, इन चीज़ों को जाना जा सके। अब अगर विदेशी नागरिक आपके साथ संबद्ध हैं, जो कि होते हैं, चूंकि तमाम बड़ी जो संस्थाएं हैं भारत में ऑपरेट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सफैम हुआ, ग्रीन पीस हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, तो इसके मैक्सिमम जो पदाधिकारी हैं वो उनके अंग्रेज लोग हैं, यानी कि यूरोपियन या उधर के लोग हैं, विदेशी नागरिक हैं सिंपल। तो उनको अपना पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड की प्रति देनी होगी सरकार को कि कितने लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपके यहाँ। आपके यहाँ के लोग हैं उनका आधार नंबर दीजिए कि हमें पता चलता रहे कि कितना पैसा आपके अकाउंट से इधर से उधर जा रहा है। भाई आपके संस्था के अकाउंट से जो जाएगा उसको तो हम मॉनिटर करेंगे, आपके भी अकाउंट को पर्सनली मॉनिटर करेंगे हम। इसी चीज को उसने और वो किया है कि जो एनजीओज ऐसे हैं जो कि एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड हैं और विदेशी अंशदान वो प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को दिल्ली एसबीआई में एक खाता खोलना होगा। दिल्ली एसबीआई में, हालांकि दिल्ली एसबीआई में खोलने के बाद वो एसबीआई के ही किसी अन्य ब्रांच में भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन एक खाता आपको दिल्ली एसबीआई में डालना पड़ेगा ताकि सेंट्रली आपको मॉनिटर किया जा सके। आपको एक खाता दिल्ली एसबीआई में अलग से खोलना होगा जिसके जरिए आप विदेशी अंशदान स्वीकार करेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो एसबीआई के ही, अभी अलग किसी बैंक को नॉमिनेट नहीं किया गया है, एसबीआई के ही ब्रांच में कहीं और भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन एक खाता आपको दिल्ली एसबीआई में खोलना होगा। यहीं से आपका पैसा जिधर भी जाना चाहेगा जाएगा। अगली चीज कि यदि आप लोक सेवक हैं या स्वयं आप सरकार हैं या सरकार या लोक सेवक का नियंत्रण वाला कोई निगम है,
तो इनको ये कहा गया है कि आप विदेशी अविदाय नहीं ले सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, हर्ष मंदर जैसे लोग, ये लोग एनजीओ चलाकर ही आज कहां पहुंचे हैं आप देख रहे हैं। इन्होंने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ी और नौकरियां छोड़ के ये लोग एनजीओ में आए नहीं मतलब इन्होंने एनजीओ बनाया, कबीर फाउंडेशन, तो तमाम नाम जो आपको मिलेंगे, और उसके जरिए इन्होंने काम करना शुरू किया। तो आखिर ऐसा क्या आकर्षण था कि आपने आईआरएस की नौकरी छोड़ी, आईएएस की नौकरी छोड़ी और वो छोड़ करके आप आ गए एनजीओ चलाने में? ऐसा क्या खास था इस एरिया में? ये शोध का विषय हो सकता है। भाई इतनी समाज सेवा की गंगा जमुना आपके हृदय में बह रही थी कि बिल्कुल समाज सेवा में उतर गए। आप उतर गए, ठीक है, समाज सेवा करिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। एसबीआई में खाता खोल दीजिए, हम चेक करते रहेंगे माल कितना आया। और अगर आप एक तरीका और अपनाया जाता है, ये जान लें, जैसे कि आप लोक सेवक हैं, आप आईएएस अफसर हैं, आपने नौकरी करी और आपकी बीवी ने एनजीओ चलाया और वो एनजीओ चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और उसके जरिए पैसा आ रहा है, अपने देश से भी फंड रेजिंग हो रही है और विदेश से भी फंड रेजिंग हो रही है। तो इन पर नियंत्रण रखना जरूरी था। इनके लिए इन्होंने कहा कि आप अगर लोक सेवक हैं या सरकार या उसके नियंत्रण वाले निगम हैं तो आप विदेशी अनुदान नहीं ले सकेंगे, आपको मना किया जाता है। अगली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस पर जितने भी एनजीओज हैं वो बौखला गए हैं, वो ये है कि एनजीओज को अपना प्रशासनिक खर्च 50% से घटाकर 20% करना होगा। ये भी एक खेल था। खेल ऐसे समझिए, खेल ये था कि मान लें कि किसी एनजीओ को विदेश से 1 लाख रुपया प्राप्त होता है। अब वो बड़ी एनजीओ है, अब वो 1 लाख रुपया में 50,000 रुपया अपने प्रशासनिक खर्चे में दिखा देती है। वो कैसे दिखाती है? तो देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको वो अपने यहाँ नौकरी पर रखती है। अब मान लीजिए कि किसी कॉलेज के डीयू के प्रोफेसर साहब हैं, जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं, तो 1-1.25 लाख रुपया तो उनको पेमेंट के रूप में मिल रहा है सरकार की तरफ से। उसके बाद से प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे अलग से मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। उसके बाद वो एनजीओ में भी अपना काम दे रहे हैं और एनजीओ में काम दे रहे हैं तो एनजीओ वाले ने सेट कर दिया कि हम आपको 5 लाख रुपया पेमेंट देंगे और आपस में ये सेटिंग हो गई कि 5 लाख आपको दिखाएंगे, आपको सिग्नेचर 5 लाख पे करना होगा, वास्तविक रूप से आपको हम 2.5 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। और 2 लाख रुपया मिल गया प्रोफेसर साहब को तो प्रोफेसर साहब भी खुश और 3 लाख रुपया ब्लैक मनी में निकल गया। और एनजीओ ने क्या दिखाया? एनजीओ ने दिखाया कि ये मेरे प्रशासनिक खर्चे में गया। तो बड़े बड़े विद्वान लोग इस एनजीओ के मलाईदार पोस्ट पर बैठ करके मलाई चाप रहे हैं और जो फंड रेजिंग जनता के विकास के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, पशु अधिकार के नाम पर जो फंड रेजिंग की जा रही है, उस फंड रेजिंग का 50% इन बड़े बड़े विद्वानों, रिसर्च स्कॉलर्स की जेब में जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। आप अगर 100 रुपया प्राप्त करते हैं विदेशी अंशदान तो उसका 80 रुपया उस पर्पज के लिए खर्च करना पड़ेगा जिस पर्पज के लिए आपने लिया, और सिर्फ 20 रुपया आप अपने पेमेंट पर, अपने ऑफिस पर, अपने प्रशासनिक खर्चे पर खर्च करेंगे। ये वो प्रावधान है जिससे ये सभी लोग बौखला गए हैं। आपने सुना होगा एमएनएस ने तो कह दिया है कि हम भारत में ऑपरेट नहीं करेंगे। जाइए आपकी बला से। तो प्रशासनिक खर्च को घटा के 50% से 20% करने का निर्देश दिया गया है कि आप 50% ही रहेंगे, 50% नहीं रहेंगे, 20% रहेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी इन लोगों की जो थी कि बड़े, मान लीजिए कि ऑक्सफैम है, बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा संगठन है कि जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ऑक्सफैम है, तो इन लोगों का बजट अफ्रीका के कई देशों के बजट के बराबर होता है। इतना बड़ा बड़ा बजट है इनका और जबरदस्त फंड रेजिंग कर रहे हैं ये लोग विदेशों से। अब ये करते क्या है कि भारत में ऑपरेट कर रहे हैं,
तो भारत में इन्होंने अपना एक ऑफिस खोल लिया और ये कोई काम अपने से डायरेक्ट नहीं कर रहे। जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अपने नीचे छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है जिनमें वो काम बांट देता है और उनको काम देता है। ठीक वैसे ही ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग अपने फंड रेज करके विदेशों से फंड रेज किया और फंड रेज करने के बाद से यहां जब वो लेके आते थे तो खुद वो फील्ड में नहीं है, फील्ड में छोटे छोटे एनजीओज हैं और उन एनजीओ को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब उस एनजीओ से इनका अपना लिंकअप है और इस तरीके से आप खुद यहां पर कोई विकास में हमें सहयोग नहीं दे रहे, यहां के छोटे छोटे जो एनजीओज हैं उनको पैसा बांट रहे हैं आप। और इसमें भी खेल चलता है भाई, सेटिंग है हमारी। अब आपके अकाउंटिंग में शो हो जाएगा कि भाई ये ऑक्सफैम है और इसने यहाँ के 200 एनजीओज को इतना 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 पैसा बांटा, तो उसका तो काम हो गया। वो पैसा बांटा किस नाम पर बांटा भाई? तो विषमता खत्म करने के नाम पर बांटा, मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बांटा। आपने अपना अकाउंटिंग दिखा दिया, अब उसके बाद छोटा एनजीओ है वो अपना दिखाएगा। और अभी अकाउंटिंग की व्यवस्था, ऑडिटिंग की व्यवस्था इतनी कम से कम इस मायने में बेहतर नहीं है कि हम सबको एक साथ ऑडिट कर पाए। तो आपका ऑडिट गया, ऑक्सफैम का ऑडिट गया, तो ऑक्सफैम ने दिखा दिया कि भाई ये 100 रुपया हमने पाया था और 100 रुपया में से 20 रुपया इनको, 20 रुपया इनको, 20 रुपया इनको बांटा, इसका नाम पे बांटा, इनकी ऑडिटिंग हो गई। इस तरह से इस पैसे का बंदर बांट होता था। इस बंदर बांट को रोकने के लिए इसमें दूसरा जो जिससे कि सबसे ज्यादा इनको दिक्कत होने जा रही है वो ये है कि विदेशी अंशदान दूसरे एनजीओ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ये पूर्णतः रोका नहीं गया है, इसमें एक शर्त लगाई गई है। शर्त क्या लगाई गई है कि अगर आपको स्थानांतरित करना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक संस्था पूरे देश को, भारत जैसे विशाल देश को कवर नहीं कर सकती, तो उसे अन्य संस्थाओं की सहायता की जरूरत होगी और वो जरूरत अगर चाहती है तो ले सकती है। शर्त क्या है कि जो एनजीओ आपने जिस एनजीओ को, छोटे एनजीओ को ट्रांसफर किया पैसा, अब ये छोटा एनजीओ, ध्यान देंगे कि ये छोटा एनजीओ एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा, जबकि पैसा यूज हो रहा है कौन वाला? एफसीआरए वाला। ये छोटे एनजीओ होंगे, इनको आपने दे दिया, दिखा दिया कि भाई हम ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कहा यह गया कि अगर ये एनजीओ भी एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड है और यदि इसका भी खाता दिल्ली वाले बैंक में है तो आप इसको दे सकते हैं। अगर ये एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, लोकल फंड रेजर है और इसका खाता दिल्ली वाले एसबीआई के ब्रांच में नहीं है, यानी एक ही ब्रांच में दोनों फरीक का खाता नहीं है अगर, तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब नहीं कर सकते। दोनों का है तब कर सकते हैं, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मॉनिटर कर लेगी। इस तरह से इसमें जो ध्यान दें कि एक तो ये आधार नंबर वाला, दूसरा ये कि प्रशासनिक खर्चे घटाने हैं, तीसरा ये कि दिल्ली में आपको, दिल्ली एसबीआई में एक खाता आपको खुलवाना है और उसी से आपको सारा मॉनिटर होगा, और चौथा ये कि आप दूसरे को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। ये तीन चार ऐसे संशोधन इस बार के सत्र में ले आए गए संसद में, जिससे कि एनजीओज बौखला गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, क्यों लेकर आई सरकार? क्या सरकार को दिख नहीं रहा कि पैसा आ रहा है? तो आने दो। क्या कारण था कि सरकार को इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ा है? आइए अब हम उन चीजों पर विचार करते हैं। अब समझे हम ये कि क्यों जरूरत पड़ी संशोधन की, और इतने तगड़े किस्म के संशोधन की, जिससे कि आपने सुना होगा कि यूएनएचसीआर ने भी इस संशोधन का विरोध किया और कहा कि इससे भारत में मानवाधिकार की आवाज कमजोर पड़ेगी। तो क्या रीजन क्या था? सरकार को ये समझ में नहीं आता। नो डाउट जो एनजीओज हैं उनका गरीबी उन्मूलन में, पर्यावरण संरक्षण में, मानवाधिकार संरक्षण में, बाल श्रम उन्मूलन में, बाल अधिकार संरक्षण में, पशु अधिकार संरक्षण में ढेर सारी इनकी भूमिका है और इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस भूमिका के साथ कुछ ऐसी भूमिकाएं भी हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं
और इनके फ्रंट में इनका मानवाधिकार वाला फेस आता है, गरीबों वाला फेस आता है, गरीबी हटाने वाला फेस रहता है, और पीछे में पर्दे के पीछे कुछ और चलता रहता है। वो जो पर्दे के पीछे चलता रहता है वही कारण बना इस में अभी के 2020 के संशोधन का। हम उन एक एक कारणों पर आपको लेके चल रहे हैं। पहला कारण ये कि आप भारत में रह के ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है कि विदेश से पैसा ले आके आप हमारे देश में दे रहे हैं, आप भारत में रह के ऑपरेट कर रहे हैं, तो भारत के जो नियम हैं उन नियमों का अनुपालन आपको करना होगा। और आप इससे संबंधित, हमारे सोसाइटी एक्ट से संबंधित, कंपनी एक्ट से संबंधित, एफसीआरए से संबंधित जो भी कानून सरकार बनाती है उसका आप पालन करिए। आप इस देश में रह करके आप एम्बेसडर नहीं है कि आप अपने एरिया में संप्रभु होंगे। आपको इस देश के कानूनों के हिसाब से चलना होगा। अगर आप इस देश के कानून के विपरीत जाते हैं तो आप दंडित होंगे। अब क्या ये जा रहे हैं? जवाब है कि हां, जा रहे हैं। कैसे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो विश्व भर में मानवाधिकार का भोंपू है, और इस एमनेस्टी को यूरोप में अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो नजर नहीं आता, इंडिया का नजर आता है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल के अगेंस्ट विदेशी फंड के दुरुपयोग के लिए ईडी का मुकदमा चला रही है। यानी आपने दुरुपयोग किया है, ईडी का मुकदमा चल रहा है। एफसीआरए का उल्लंघन आपने किया है, जो पहला एफसीआरए हमारा है उसका उल्लंघन आपने किया है, और उस उल्लंघन के अगेंस्ट सीबीआई की जांच चल रही है। अगर आप साफ सुथरे होते तो इसकी तो नौबत नहीं आती। तो एमनेस्टी के अगेंस्ट ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही है। और जब ये संशोधन पुटअप किया गया तो एमनेस्टी ने घोषणा कर दी कि अब हम भारत में ऑपरेट नहीं करेंगे। अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो लड़ते, जांच का सामना करते, सिद्ध करते कि आप सही हैं, लेकिन आपने तो मैदान छोड़ दिया। और किस आधार पर, क्यों छोड़ा? क्योंकि एफसीआरए कानून का उल्लंघन आप कर रहे थे, ये जांच में आया। विदेशी फंड का दुरुपयोग आप कर रहे थे, ये जांच में आया। कितना नियमों के अनुपालन से संबंधित चीजें हैं जो कि नहीं हो रही हैं। तो भारत में 33 लाख एनजीओज हैं। उस 33 लाख में से केवल 10% एनजीओ ही ऐसे हैं जो सरकार को अपने कामों की नियमित रिपोर्ट देते हैं। बस 33 लाख, 10%। बाकी एनजीओ सरकार को नियमित रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं सरकार के पास। और हम किसी को, और उस किसी को जो कि विदेशी फंड से संचालित है, अपने देश में बिना सरकार की जानकारी के ऑपरेट करने की अनुमति नहीं दे सकते। ये हम नहीं, ऐसा मतलब कि भारत नहीं दे सकता, ऐसा नहीं, कोई देश नहीं दे सकता। और फंड इनके पास कितना आ रहा है? तो 2010 से 2019 के बीच जो विदेशों से फंड रेजिंग है वो दुगुनी हो गई है। 2010 में, यानी कि पहला जो दूसरा संशोधन है एफसीआरए का, दूसरे संशोधन से तीसरे संशोधन के बीच फंड रेजिंग दुगुनी हो गई है, और ये 2019 में पहुंच गई है, ध्यान देंगे, 58,000 करोड़ की। 58,000 करोड़ रुपए विदेशों से इन एनजीओज के पास आए। ये कितना है समझते हैं? बिहार सरकार का साल भर का अपना कुल राजस्व है 25,000 करोड़। इतना ही कमाती है बिहार सरकार, और इनकी फंड रेजिंग है 58,000 करोड़। तो 2 बिहार सरकार के बराबर की कमाई विदेशों से इनके पास आ रही है। कैसे कोई सरकार आंख मूंद के रह सकती है इनके कामों के प्रति? आप कहां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। नहीं दीजिएगा तो आपको ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। इतना पैसा आ रहा है तो किसी का मन बदल सकता है। यहां तो
100 रुपए के लिए मर्डर हो जाते हैं 58,000 करोड़ रुपए। आके इंडिया में कहां और किस काम में जा रहा है पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो एनजीओज हैं, ये एनजीओज भारत की तमाम विकास परियोजनाओं में अड़ंगा डालने का कारण बनती है। किस तरह से अड़ंगा डाला जाता है? तो अगर हमें बिजली घर बनाना है, हमें यूरेनियम की खदान लगानी है, हमें जीएम तकनीक पे काम करना है, पनबिजली परियोजनाओं पर काम करना है, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। हमने अनाउंस किया परियोजना को और ये अपना झंडा लेकर के, बैनर लेकर के बैठ गए कि वनवासियों के अधिकार की सुरक्षा, मानवाधिकार की सुरक्षा, तो ये सुरक्षा, तो पर्यावरण की सुरक्षा, ये वो ताम झाम, और इन्होंने शुरू कर दिया। इसका नुकसान कितना हो रहा है? तो सरकार का ये सरकारी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि इन लोगों की इस विकास परियोजनाओं के विरोध के कारण भारत की जीडीपी को 3% का, जीडीपी के कुल का 3% का नुकसान इनके अड़ंगों के कारण हो रहा है। क्योंकि इनके पास धन है और वो धन आ रहा है। आपको याद होगा इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद से तमाम कंपनियों के साथ भारत ने समझौते किए, अमेरिकन कंपनियों के साथ भी समझौते हुए। उसमें महाराष्ट्र में हमें परियोजना लगानी थी न्यूक्लियर पावर की, और महाराष्ट्र में इतना जबरदस्त विरोध शुरू हुआ कि तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? इन्हीं एनजीओज की तरफ। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई परियोजना है तो भाई एक एनजीओ है, और चूंकि इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि ये पैसा दे रहे हैं देसी एनजीओ को, बस इन्होंने निर्देश दिया और देसी एनजीओ का एक देसी आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया परियोजना के विरोध में, और वहां से स्टे ले लिया, परियोजना अटक गई। इस तरह से ये परियोजनाएं रुकवा देते हैं। ये विकास परियोजनाओं का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी अपनी थर्ड पार्टी एंट्री होती है, इनका अपना इंटरेस्ट होता है, इनका अपना, भाई जिसको हमने दिया है ठेका वो इनको पसंद नहीं है, नहीं पसंद है तो उन्होंने इनके जरिए पे विरोध प्रदर्शन शुरू करवा दिया, और ये लोग कर रहे हैं। अगली चीज कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा, बेहद जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने भारत के आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिनकी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में नक्सलियों को समर्थन देने का आरोप लगा है। आप जो भाजपा के अधिकारी हैं उनके द्वारा एक शब्द बार बार सुनते होंगे, अर्बन नक्सली, अर्बन नक्सली। ये अर्बन नक्सली वो लोग हैं जो इन्हीं संस्थाओं में ऊंचे ऊंचे वेतनमान पर नियुक्त हैं, रिसर्च स्कॉलर के रूप में रिसर्च करते हैं। और इस रिसर्च का परिणाम क्या होता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। उसका प्रमाण है कि इन लोगों ने वहां के नक्सलियों को इंसाइटमेंट के लिए कुछ किया। अगली चीज कि सरकार ने ऐसे 12 एनजीओज की पहचान की जो एक पर्टिकुलर काम में लगे हुए थे। वो पर्टिकुलर काम क्या था कि ये लोग रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में पहले प्रवेश दिलवाते थे। चूंकि ये लोग वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं तो ये यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यूएन शरणार्थी आयोग के लिए जब भी किसी देश में कोई शरणार्थी के रूप में प्रवेश करता है तो देश की सरकार द्वारा या उनकी एजेंसियों द्वारा उन्हें उस देश में शरणार्थी का दर्जा प्रदान करने के लिए दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं ताकि वो फ्रीली मूव कर सके, उस देश में कुछ कमा खा सके। अब ये लोग, इसमें 2 नाम आए जो बड़े नाम हैं। एक था एमनेस्टी इंटरनेशनल, पूरे विश्व में इसकी शाखा फैली हुई है, वर्ल्ड नोन है, और दूसरा था बोंदी मुक्ति संगठन। इन दोनों को का ये इन्वॉल्वमेंट पाया गया इस काम में कि ये लोग पहले शरणार्थियों को, रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में प्रवेश दिलाते थे, इनके पक्ष में माहौल बनाते हैं भारत में, और फिर इनको यूएन शरणार्थी आयोग द्वारा जो प्रवेश
पत्र दिया जाता है, वो प्रवेश पत्र अवेलेबल करवाते हैं ताकि ये भारत में रह सके। ठीक है, शरणार्थियों के प्रति हर देश को उदार होना चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती की उदारता का असर आप फ्रांस में देख रहे हैं, डेनमार्क में देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा उदार होने का परिणाम क्या होता है। हम इतने उदार क्यों होंगे भाई। अगली चीज, एक ग्रुप है पीपुल्स वॉच। छत्तीसगढ़ में इसकी संदिग्ध भूमिका नोट की गई है। इसी तरह से अभी दिल्ली के जो दंगे हुए या उसके बाद बेंगलोर के जो दंगे हुए, उस दिल्ली और बेंगलोर के दंगे में हमें पीएफआई का और पिंजड़ा तोड़ का, ये दो संगठन है, दो एनजीओ है, पीएफआई और पिंजड़ा तोड़, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट देखी गई। ये लोग उसमें शामिल थे और ये चीज नोटिस की गई कि बड़ी मात्रा में धन का प्रवाह हुआ इनकी तरफ, इन लोगों के जरिए पहुंचा। तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन के उभर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इनके पास जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे की अकाउंटिंग, उसकी ऑडिटिंग हो, इनको पूछा जाए कि कहां खर्च किया। अगली चीज, शासन और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश। ये लोग, आपको उद्देश्य बताया गया था एफसीआरए का कि हमारे देश के पॉलिटिकल, सोशल और पब्लिक डिस्कोर्स को चेंज ना करे विदेशी धन, यही इसका उद्देश्य है और ये लोग यही कर रहे हैं। ये देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के शासन को बदल डालने की तक कोशिश कर रहे हैं। और फोर्ड फाउंडेशन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इन दोनों संगठनों की सीधे भूमिका देखी गई सीएए के विरुद्ध। जब हम सीएए लेकर आए थे तो उस सीएए को प्रमोट करने में इन संगठनों की भूमिका देखी गई। उसी तरह से पीएफआई और पिंजड़ा तोड़, ये तो ऑर्गेनाइज ही कर रहे थे। जो आपने देखा शाहीन बाग प्रदर्शन में कि पूछने पर कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, तो जवाब आ रहा था कि अल्लाह दे रहा है। ये अल्लाह यही था जो भेज रहा था। तो ये अब भारत की विधायिका को मैनेज करेंगे, इतनी औकात इनकी तो नहीं दी जा सकती ना कि भारत की विधायिका को, भारत के कानून निर्मात्री संस्था को ये अपने हिसाब से निर्देशित कर दे। हर्षवर्धन मंदर वहां पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं सीएए के विरुद्ध। इतनी बड़ी औकात अभी नहीं हुई है कि आप इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करने लगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो दिया था शाहीन बाग प्रदर्शन पर, उस पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किस प्रकार संविधान को बचाने के नाम पर संविधान के प्रावधानों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और इसमें भी ये शासन और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अगली चीज, धर्मांतरण। कितना, तो विदेशी धन जो आ रहा है, जो आपको यहां बताया गया 58,000 करोड़ का 13% धर्मांतरण पे खर्च हो रहा है, ये सरकार की रिपोर्ट है। 58,000 करोड़ का 13%, अप्रॉक्स कितना आएगा ये, तो लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपया आएगा। 6-7 हजार करोड़ रुपया धर्म परिवर्तन पे लगाया जा रहा है। आप सोचें कि नागालैंड ईसाई बहुल कैसे हो गया भाई। भारत में हिंदू हो बात समझ में आती है, मुसलमान हो बात समझ में आती है, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो बात समझ में आती है, ईसाई कहां से। और एक स्टेट ईसाई बहुल हो गया, कैसे, ये कैसे हो गया, ये इससे हुआ। आप 6-7 हजार करोड़ रुपया धर्मांतरण पे खर्च कर रहे हैं। कैसे करते हैं, इनका अपना सिस्टम है। अब उस सिस्टम में मैं आपको उस सिस्टम को थोड़ा सा 2 मिनट समय लूंगा, आप समझें इसको कि कितनी गहरी साजिश रची जा रही है। आप लोग परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल आप तमाम इंडेक्स देखते होंगे, वो इंडेक्स आते हैं। उसमें एक इंडेक्स आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
बड़े शान से हम पढ़ते हैं और बड़ी शान से हम अपना परफॉर्मेंस भी बताते हैं। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया इस बार या इससे पहले भी लगातार आ रहा है, उसमें आपने भारत की स्थिति देखी होगी। इससे पहले वाले वीडियो में, पीटी वाले वीडियो के सीरीज में मैंने उसका दिया भी था कि कुल 107 देशों में, जो जीएचआई हमारा 2020 का है, कुल 107 देशों में हम 94वें स्थान पर हैं। तो बस दुनिया में 11 देश ही ऐसे हैं जिनकी स्थिति हमसे बुरी है, बाकी सबकी हमसे अच्छी है। इवन नेपाल की हमसे अच्छी है, श्रीलंका की हमसे अच्छी है, और तो और जहां पर 600 रुपए किलो टमाटर और 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान, वहां भी भूखमरी हमसे कम भूखमरे लोग हैं और हम उनसे ज्यादा भूखमरे हो गए। क्या ये जो रिपोर्ट है, जिसे कि हम बिना किसी सोच समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया और उसमें हम 94वीं पोजीशन पे हैं, तो वाकई क्या वही बात है? क्या हम इतने कंगले हो गए, हमारे यहां इतने भूखमरे हो गए? क्या यही रिपोर्ट है? क्या सोर्स है इनके रिपोर्ट तैयार करने का? किस आधार पे ये रिपोर्ट देते हैं? अब वो सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। ये जो जीएचआई है वो जारी होती है दो संस्थाओं द्वारा। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्ट हंगर हेल्पे। वेल्ट हंगर हेल्पे की स्थापना 1962 में हुई थी हेनरिक लुब्के के द्वारा। ये कौन थे हेनरी लुब्के? तो ये जो लुब्के महोदय थे, ये रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य थे और आज जो इसके अध्यक्ष हैं वो है मरहेलम थिएमे। ये कौन है? तो ये भी वर्तमान जर्मन ईसाई धर्म प्रचार परिषद के अध्यक्ष हैं। दूसरा वाला कंसर्न वर्ल्ड वाइड, 1968 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किसने की? एक आयरिश मिशनरी थे के कैनेडी। तो ये दोनों संस्थाएं किसकी हैं? ईसाई मिशनरी की संस्थाएं हैं। कहने का अर्थ ये कि आप भूखमरी कुपोषण पर अध्ययन कर रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र वाली संस्था नहीं है, आप ईसाई मिशनरी से पोषित संस्था हैं। अब ईसाई मिशनरीज क्या करती हैं भाई? इनको क्यों इतनी भूखमरी से इतनी वेदना है? तो भाई क्रिश्चियनिटी को आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जानी जाती है अपने सेवा भाव के लिए। ये चैरिटी क्रिश्चियनिटी का मूल आधार माना जाता है। अब ये लोग सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ये लोग आपके देश में आएंगे और आपके देश का कोई ऐसा एरिया चुनेंगे जहां सड़क न जाती हो, जहां सरकार न पहुंचती हो, वो जंगल हो, वहां पर कोई सुविधा ना हो, वहां जाके एक छोटा सा चर्च खोल देंगे, एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल देंगे, एक छोटा सा स्कूल खोल देंगे और वहां के लोकल लोगों को ये लोग पढ़ाना, दवाई देना और प्रभु यीशु के बारे में बताना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे बताना जब शुरू करेंगे तो बताते बताते नागालैंड कर देंगे। ये जाल है। अब इस जाल में कंसर्न वर्ल्ड वाइड या वेल्ट हंगर हेल्पे को भारत में दिलचस्पी क्या? आप देखेंगे इस बार की जो रिपोर्ट दी गई है 107 देशों की, उसमें यूरोपियन देशों को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ एशियन अफ्रीकन देशों को शामिल किया गया है। मतलब उधर के लोग गरीब नहीं है, वहां भुखमरी नहीं है, सिर्फ इधर में भुखमरी है, ये लोग मान के चल रहे हैं। ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? उसके पीछे रीजन है सेवा। ये सेवा करना चाहते हैं मानवता की। अब ये सेवा कैसे करें भाई? भाई आप यूरोप में क्यों नहीं कर लेते? भाई आपको मानवता की सेवा वहां भी हो सकती है, लेकिन वहां कैसे हो सकती है? पूरा यूरोप ईसाई हो चुका, पूरा अमेरिका ईसाई हो चुका, तो वहां तो अब सेवा का चांस ही नहीं है ना। सेवा का चांस तो अब एशिया में है, सेवा का चांस। ये जो आपकी कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, ये ब्रिटेन ने जब नाइजीरिया को छोड़ा था उसके बाद नाइजीरिया में स्थापित की गई थी, वहां सेवा करने के लिए। तो ये जो सेवा करते हैं, यह सेवा करना, आप समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है? अब ये सेवा करना है इनको तो उसके लिए बेस बनाना पड़ेगा ना।
कि भाई ये बड़े भूखमरे हैं, ये बड़े कंगले हैं, फटेहाल हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं इनकी सेवा के लिए। क्योंकि यूरोप में अब सेवा करने का कोई मतलब नहीं है, वहां लगभग सब ईसाई हैं। अब दूसरी जगह सेवा करेंगे, और सेवा का मतलब क्या, ईसाई बनाना। इस तरह पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, इस तरह का एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, जो उस एरिया में घुस जाता है जहां पर सरकारें नहीं पहुंच पाती, उनकी एजेंसियां नहीं पहुंच पाती, और वहां पहुंच करके ये लोग प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण करके ये लोग अपनी संस्कृति का विस्तार करना चाहते हैं। ये वो कारण थे जिन कारणों को ध्यान में रख करके वर्तमान संशोधन FCRA का लाया गया, ताकि आपको समझाया जा सके, आपको ये बात बताई जा सके कि भाई देश में रहना है तो देश के कानून के हिसाब से रहिए, नहीं तो यहां से जाइए। एमनेस्टी ने कहा कि हम जा रहे हैं, हमने कहा जाइए। आप समझिए, इसके पहले लगभग 20,000 NGOs का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। जो रद्द हुए रजिस्ट्रेशन, आप समझ लें भारत में कितने स्टेट हैं, और उन स्टेट में अगर आप बांट दें रद्द हुए रजिस्ट्रेशन को, तो एक स्टेट में 700 से 800 ऐसे NGOs पाए जाएंगे जो संदिग्ध होंगे। और 800 NGO का मतलब यूपी सबसे बड़ा जिला, 70 जिले हैं उसमें, यूपी सबसे बड़ा राज्य, 70 जिले हैं, तो एक जिले में 100 से ऊपर NGO ऐसी थी जो संदिग्ध थी, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। इतना बड़ा नेक्सस ये काम कर रहा है। इसी नेक्सस पर कंट्रोल करने के लिए, इन सब कारणों से कंट्रोल करने के लिए 2020 में अभी हाल के सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को ले आया गया, ताकि इन पर नियंत्रण रखा जा सके। ओके, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ और अगले प्रश्न के साथ जो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। चलें टॉपिक डिस्कशन के साथ, जैसा कि हम चल रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक के साथ हम पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको देते हैं मेंस के एग्जाम से संबंधित। तो मेंस सीरीज 7 जो कि हमने शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोर्ट के फैसले को लेकर के डिस्कशन दिया था, उस पर ये प्रश्न है आपके लिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता कुछ निश्चित कर्तव्यों के अधीन है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर न्यायपालिका के फैसले के आलोक में इस कथन की व्याख्या करें। तो उस शाहीन बाग प्रदर्शन को संदर्भ में लेते हुए उसके जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदु हैं और कोर्ट के फैसले के जो बिंदु हैं, उनको समाहित करते हुए उन्हें आपको अपने आंसर को तैयार करना है। धन्यवाद। मिलेंगे हम अब फिर अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।